साथियों, अध्याय नंबर 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को जिनको कोर्ट ने जो है अपने विवेक में लिया, अपने डिस्क्रिप्शन में लिया और उनको जो है तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ गई। सीधा अपन आप आ रहे हैं पेज नंबर 40 के ऊपर। अब क्या क्या चीज़ें कोर्ट को तय करनी थी उसको अपन देखते हैं। द रियल क्वेश्चन फॉर कॉन्सिडरेशन ऑन कॉन्सिडरेशन ऑफ द अफोरसेड केसेस, सभी केसेस को कंसिडर करने के बाद कोर्ट ने क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ करे कि वेदर इन एब्सेंस ऑफ एविडेंस ऑफ कंप्लेनेंट, कि परिवादी की साक्ष्य नहीं है या डायरेक्ट एविडेंस नहीं है या प्राइमरी एविडेंस नहीं है, डिमांड ऑफ इलीगल ग्रेटिफिकेशन की, तो खासकर बात करी है डिमांड पे, एक्सेप्टेंस पर बात कहीं भी नहीं की गई है। तो क्या उसके बावजूद भी एडवर्स इन्फरेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं और पब्लिक सर्वेंट को धारा 7 और धारा 13(1)(d) में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोर्ट का लिखना यह था कि इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए जो रिलेवेंट प्रोविज़न है लॉ के और लॉ ऑफ एविडेंस के, उन्हें हमें देखना होगा। वो क्या है? ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रिजम्पशन एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। क्लियर हो गया? चलें आगे जी, चलिए। Thereafter, to analyze the 3 cases and also the other cases cited at bar in the background of question raised and to drive conclusion, और इसके साथ साथ जो जजमेंट्स हैं उन्हें भी हमें देखना होगा, तभी हम सही निष्कर्ष जो है ड्रॉ कर पाएंगे। सबसे पहले कोर्ट ने देखा एविडेंस सेट के प्रोविजंस को। कोर्ट का कहना यह है कि जो एविडेंस है फॉर प्रूफ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलीगल ग्रेटिफिकेशन बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट कैन बी हेल्ड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 7 एंड 13(1)(d) ऑफ द एक्ट। उसके लिए ये अप्रोप्रिएट है कि हम जो फीचर्स हैं लॉ ऑफ एविडेंस के उसको जो है विचार में लें। तो कोर्ट ने इन धाराओं को जो है पिक्चर में लिया। वो धाराएं कौन कौन सी हैं? धारा 3 सेक्शन 3, सेक्शन 4 धारा 4, सेक्शन 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 एंड 154 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब एक खामी मेरे को यहाँ पर दिखाई देती है पर्सनली कि 65B पर तो कोर्ट ने चर्चा ही नहीं करी और ना ही 65A पर करी। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का फेट क्या होगा वो तो कोर्ट के डिस्कस ही नहीं कर पाया। ठीक है जी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेक्शन 59 है और 60 है ये बात करते हैं ऑक्यूलर एविडेंस के लिए। पर अक्सर ट्रैप केसेस में क्या होता है कि जो कंसर्न गवाह होते हैं, परिवादी और अक्यूज के बीच होता क्या है, ना तो वो देखते हैं ना ही वो सुनते हैं। तो जब गवाह ने ना देखा ना सुना तो वो बन गया हियर से एविडेंस, और हियर से एविडेंस होती है वीक पीस ऑफ एविडेंस, और सेक्शन 59 और 60 से हिट है। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ बात की गई है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, बट मैक्सिमम जो फ़र्ज है उसमें जो इम्पोर्टेंट फ़र्द है वो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और उसका आउटकम जो कि है ट्रांसक्रिप्ट। अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ट्रांसक्रिप्ट ही डिफेक्टिव है तो डिमांड कैसे साबित होगी? ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कोर्ट ने लिखा, द फैक्ट इंक्लूड अ स्टेट ऑफ थिंग और इवेंट्स एज वेल एज मेंटल स्टेट, द इंटेंशन और एनिमस। कोर्ट ने जोर दिया सबसे पहले फैक्ट के ऊपर। फैक्ट क्या है? स्टेट ऑफ थिंग। ठीक है जी, जिसका हम संज्ञान ले सकते हैं। द फैक्ट इन इशू मीन्स द प्रिंसिपल फैक्ट टू बी प्रूव, and apart from that the evidentiary fact from which the principal fact follows immediately or by the virtue of inference is called factum probans। इसको भी जो है आप लिख लीजिए और नोट कर लें। और दूसरा है factum probandum, ये सब लैटिन वर्ड्स हैं। ऑन द अदर हैंड द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स द मैटर विच आर इन डिस्प्यूट और विच फॉर्म द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर कोर्ट ने जोर दिया है सबसे पहले सेक्शन 3 के ऊपर। क्लियर हो गया? चले अपन आगे। और मोटी सी बात समझ लो फैक्ट इन इशू को लेकर कि ऐसे फैक्ट जो रिलेवेंट फैक्ट से अफेक्ट हो जाएं या उनको अफेक्ट करते हैं, दे बिकम फैक्ट इन इशू। और कई बार आप लोग चार्ज पढ़ते हो ना, तो ये चार्ज ही आपका फैक्ट इन इशू है जिस पर काम करना है प्रोसिक्यूशन को, तो इस पर आप जोर देते नहीं हो। जबकि इसका आउटकम कैसे हुआ? इसका आउटकम हुआ है CRPC से और सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट से। क्लियर है? चलिए। इट इज़ वेल सेटल्ड दैट एविडेंस इज अपॉन फैक्ट्स प्लीडेड इन अ केस, hence principal facts are sometimes the facts in issue. Facts relevant to facts in issue are evidentiary fact which render probable the existence or non-existence of a fact in issue or some relevant fact. तो मोटी मोटी बात यह है कि जो फैक्ट्स जो कि फाउंडेशनल फैक्ट्स कहलाते हैं, या तो वो फैक्ट इन इशू के कॉन्सिक्वेंटल में जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं या तो उसको प्रोबेबल कर देंगे उनकी एग्जिस्टेंस को, और अगर वो नॉन एग्जिस्ट नहीं भी हैं पर इस तरह से वो रखे गए हैं कि ऐसा लगता है कि वास्तव में जो फैक्ट इन इशू है उसके समर्थन में फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं,
उदाहरण के लिए हमें मोटी मोटी बात समझनी है कि ए ने बी को जो है रिश्वत दी है, ऐसा मानना है प्रोसिक्यूशन का, और बी कहता है कि मैंने रिश्वत नहीं ली है, और पैसे जो है रिकवर हुए हैं बी से, तो सिर्फ कह देना ही पर्याप्त नहीं होगा। यहाँ पर बी को अपने बात के समर्थन में उन फैक्ट्स को रखना होगा जिसके आधार पर वो इस बात को प्रोबलाइज कर सके कि जो फैक्ट इन इशू पर जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन लीड करना चाह रहा है वो एविडेंस जो है वो डिफेक्टिव है, या जिन फैक्ट्स को लेकर प्रोसिक्यूशन चल रहा है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, या वो फैक्ट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर एक जिरह की जा रही है, यहाँ पर एक कहता है कि मैंने 500 रुपये के 5 नोट दिए, ठीक है जी, और दूसरे गवाह कहते हैं कि 100 रुपये के नोट दिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि फैक्ट जो 2 रिकॉर्ड पर आए वो दोनों ही फैक्ट इन इशू को अफेक्ट कर रहे हैं, और ये अपने आप में ही एक विरोधाभास की स्थिति है। और जब वो स्थिति आएगी तो वहाँ पर कंसर्न फैक्ट का या तो एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस हाईली प्रोबेबल हो जाएगा, और वहाँ पर केस का फैक्ट तय करने में कोर्ट को ईजी रहेगा। क्लियर हो गया अब तो? सिंपल है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, चलिए। इन क्रिमिनल केस द फैक्ट इन इशू आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन चार्ज एंड इन केस ऑफ वारंट और समन केस। समन्स केस में क्या होता है कि साथियों एक नोटिस फ्रेम होता है, वहाँ पर प्रैक्टिकल चार्ज जो है फ्रेम नहीं होता है, जिसके लिए आप सेक्शन 251 CRPC पढ़ सकते हैं। पर जहाँ तक बात है हमारे PC एक्ट की, तो वहाँ पर हमारी ट्रायल जो है उसका जो बेसिस है इन्होंने लिया है वारंट ट्रायल की तरह या सेशंस ट्रायल की तरह। तो उस पर्सपेक्टिव में जो चार्ज है वो ही डिटरमिन करता है द रियल कंट्रोवर्सी, और उसी में जो है फैक्ट इन इशू होते हैं इनबिल्ट। द प्रूफ ऑफ फैक्ट इन इशू कुड बी ओरल, जिसको हम ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। एविडेंस जो है मीडियम है जिसके थ्रू कोर्ट जो है वो कन्विंस होता है कि रियल मैटर कंट्रोवर्सी में क्या है, इन एक्चुअल वर्ड्स ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एंड नॉट द फैक्ट विच हैव टू बी प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट्री और ओकुलर एविडेंस। तो रियल कंट्रोवर्सी को तय करने के लिए तो एविडेंस रिक्वायर्ड है ही। ऑफ कोर्स द टर्म नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और यहाँ पर यह भी कहना है कि एविडेंस का अभिप्राय ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से नहीं है, उसका अभिप्राय हर उस चीज़ से है जो कि एक मटेरियल जो है या एक इंक्रीमेशन जो है क्रिएट कर सकता है कंसर्निंग एनी पर्सन। क्लियर है? विच इंक्लूड एडमिशंस, जुडिशियल नोटिस, लोकल इंस्पेक्शन मेड एंड आंसर गिवन बाय द अक्यूज्ड टू क्वेश्चन पुट फोर्थ बाय मजिस्ट्रेट और जज अंडर सेक्शन 313 ऑफ CRPC। ये इसके स्कोप जो है डिफाइन कर दिए। अब अपन आ रहे हैं पैरा नंबर 33 पे। फर्दर अकॉर्डिंग टू सरकार ऑन लॉ ऑफ एविडेंस, ये किताब का नाम है जिसका 20th एडिशन जो है रिलाई किया गया। डायरेक्ट और ओरिजिनल एविडेंस मीन्स द एविडेंस विच एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग और फैक्ट इधर बाय एक्चुअल प्रोडक्शन और टेस्टिमनी और डेमोन्स्ट्रेबल डिक्लेरेशन ऑफ समवन हु हैज़ हिमसेल्फ परसीव्ड। जैसे किसी व्यक्ति ने जो है घटना देखी तो उस केस की वो डायरेक्ट एविडेंस है, या हम ऐसा कोई एविडेंस पेश करें जिस पर कोर्ट यकीन करे कि जो कुछ भी घटना घटी उसका वो एक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है कोर्ट में कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी एविडेंस या डायरेक्ट एविडेंस। और इससे एविडेंस एक्ट के प्रीव्यू में बहुत अच्छा माना गया है, और एविडेंस एक्ट खुद भी ये कहता है कि जो भी कंट्रोवर्सीज हैं उसको आप कोशिश करें कि प्रूव करें प्राइमरी फैक्ट से। और डायरेक्ट एविडेंस होता है ये प्रूव करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट इन इशू विदाउट एनी इन्फरेंस और प्रिजम्पशन। ऑन अदर हैंड इनडायरेक्ट एविडेंस जो है या सब्सटेंसिव एविडेंस जो है गिव राइज टू लॉजिकल इन्फरेंस दैट सच फैक्ट एग्जिस्ट। तो हमें जो इनडायरेक्ट एविडेंस है उससे कंक्लूजन जो है ड्राइव करने पड़ते हैं कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट हो सकता है, या तो कंक्लूसिवली या प्रेजम्प्टिवली। द इफेक्ट ऑफ substantial evidence under consideration must be such as not to admit more than one solution and must be inconsistent with any explanation that fact is not proved। पर एक बात ध्यान रखने की, ये जो फैक्ट निकल के आते हैं इस तरह की एविडेंस को प्रूव करने के लिए वो आपस में इनकन्सिस्टेंट नहीं होने चाहिए, जो आपको मैं कहता आ रहा हूँ। जैसे A और B ने घटना देखी और A कुछ अलग बयान कर रहा है और C कुछ अलग बयान कर रहा है। मेरा कहना है घटना किसी ने नहीं देखी, और जो एग्जिस्टिंग एविडेंस है उस पर डिफरेंट विटनेस आते हैं। कोई विटनेस क्या बयान दे रहा है और कोई विटनेस क्या बयान दे रहा है, और अगर इनके डायरेक्शंस विटनेस के जो है अलग अलग हैं और इनके स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है उसका एग्जिस्टेंस जो है हम इजीली प्रूव नहीं मान सकते। तो वहाँ पर एविडेंस होने के बावजूद भी केस प्रूव नहीं हुआ। तो यही एक मोटी मोटी बात समझनी है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है बहुत वीक पीस ऑफ एविडेंस है। अगर डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो केस तो डैमेज हो ही गया।
पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से तो कोशिश ये करनी है कि इस तरह ज़रिया करनी है कि प्रोसिक्यूशन चेन से चेन जो है नहीं जोड़ पाए। अगर चेन डिस्कनेक्ट हो गई या चेन कंप्लीट नहीं हुई तो वहाँ पर फ़ायदा जो है अक्यूज़ को मिल जाएगा। इतनी सी बात है, कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें। बाय डायरेक्ट एविडेंस वन में से दैट द फैक्ट्स आर इजीली प्रूव्ड, और जबकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में हमें इन्फरेंस ड्रॉ करने पड़ते हैं, पर ये इन्फरेंस लॉजिकल होने चाहिए। क्लियर है? चलें आगे, चलिए। और ओरल एविडेंस को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय ओरिजिनल और बाय हियर्स एविडेंस। ओरिजिनल एविडेंस क्या है? जिसने घटना को देखा अपने सेंसेस से और कोर्ट में उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है। और हियर से क्या है? जो अपनी इंफॉर्मेशन को ड्राइव कर रहा है फ्रॉम अ सेकेंड पार्टी, और उसकी जो साक्ष्य है वो एक सेकेंड हैंड एविडेंस है जिस पर इतना इजीली जो है भरोसा नहीं कर सकते हैं। पर जब ओरल नहीं है और हियर से एविडेंस है तो उसको भी जो है कंसिडर करना पड़ेगा, बट अमूमन कोर्ट जो है उस पर यकीन नहीं कर सकते। उसके लिए हाई स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिफिकेशन रिकॉर्ड पर होना चाहिए। इतनी सी बात है। Evidence that does not establish the fact in issue directly but throw light on the circumstances in which fact in issue did not occur is circumstantial evidence। तो कुल मिला के हम ये बात कर सकते हैं कि ऐसी एविडेंस जो फैक्ट इन इशू को डायरेक्टली प्रूव नहीं कर पाए पर उन फैक्ट्स पर लाइट डाल दे जिससे फैक्ट इन इशू प्रूव हो सकते हो, तो उससे हम लॉजिकल इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। उन्हें कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है जी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मीन्स द फैक्ट फ्रॉम विच अनदर फैक्ट इज इन्फर्ड। ऑल्दो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डज नॉट गो टू प्रूव डायरेक्टली द फैक्ट इन इशू, बट ये इन्फरेंस जो है प्रोवाइड करती है और उस इन्फरेंस के बेसिस पर कोर्ट जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है। फर्दर लेटिंग इन एविडेंस शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट। बट ये विटनेसेस भी या ये एविडेंसेस भी इंडियन एविडेंस एक्ट के पैरामीटर्स पर खरी उतरनी चाहिए। अगर नहीं है तो इस पर भी यकीन नहीं किया जाएगा। तो आप इतना घबरा रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, तो क्यों भाग रहे हो मेरे भाई? सब कुछ सिंपल तो है, ईजी है। अब यहाँ पर बात आ रही है सेक्शन 59 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट की, विच स्टेट दैट ऑल द फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। तो मोटी मोटी बात है कि कोई कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसको छोड़कर जो अदर फैक्ट्स हैं उनको ओरल एविडेंस से भी प्रूव कर सकते हैं। ओरल एविडेंस से मतलब क्या है? टेस्टिमनी ऑफ द लिविंग पर्सन एग्जामिन्ड इन प्रेजेंस ऑफ कोर्ट और कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। ऐसे लोग जिन्हें कोर्ट एग्जामिन करे या कोर्ट का जो अधिकृत व्यक्ति है जिसे हम कहते हैं कमिश्नर, वो जो है उन्हें एग्जामिन करें और ये उन फैक्ट्स के बारे में एविडेंस दे जिसे इन्होंने परसीव किया है सेंसेस से। क्लियर है बात ये? जिसमें डीफ और डम पर्सन को भी जो है इंक्लूड किया गया है। हालांकि यहाँ पर बट ह्यूमन बीइंग यूज़ होना चाहिए था क्योंकि पर्सन लिखते ही स्कोप काफ़ी बढ़ जाता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए जो पैरामीटर हैं वो हैं सेक्शन 64 इंडियन एविडेंस एक्ट में। हर एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करना चाहिए और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस माना गया है। और अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो वहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस के लिए प्रोविज़न है धारा 65 इंडियन एविडेंस एक्ट में। फर्दर द फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, इल विल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बाय डायरेक्ट टेस्टिमनी। और इसके अलावा जो ये फैक्ट हैं, खासकर इंटेंशन, मोटिव, नेग्लिजेंस, इल विल, इनको डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव नहीं करना होता है। इसके लिए जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं, ये जो कंडक्ट है अक्यूज का, उससे हम इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए धारा 8 और धारा 14 सेक्शन 14 इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोविजंस दिए गए। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जजमेंट भी जो है रिलाई किया गया, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बाबू मीणा, जिसका साइटेशन है 2013 SCC पेज नंबर 206। उसमें 3 कैटेगरीज जो है स्पेसिफिक की गई है, या तो एविडेंस होली रिलायबल हो, या होली अनरिलायबल हो, या पार्टली रिलायबल हो और पार्टली अनरिलायबल हो। While the accused can be convicted on the basis of sole testimony of the wholly reliable witness, अगर वो wholly reliable नहीं है और completely corroborated उनका वर्सेस नहीं है तो वहाँ पर हम accused को दोष सिद्ध नहीं कर सकते। तो अब क्या घबराना आपको? इतना सिंपल तो आप लोगों के लिए हो गया अब तो रास्ता। ठीक है जी, चलें आगे, चलिए। अब थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे। सेक्शन 60 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट रिक्वायर दैट द ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट और पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन अंडरलाइन कर लो। और डायरेक्ट एविडेंस इज व्हेन इट गोज स्ट्रेट टू स्टेबलाइज द मेन फैक्ट इन इशू। और डायरेक्ट एविडेंस तभी सक्सेसफुल है जब ये डायरेक्टली जो है स्टैब्लिश करते हैं फैक्ट इन इशू को। द वर्ड डायरेक्ट इज यूज्ड where a witness gives evidence that he received information from some other person। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये लिखी कि if that person does not himself has information and he derived the information from a third party, तो वहाँ पर वो hears evidence कहलाएगी और उसकी साक्ष्य जो है वो कम मजबूत रहेगी और
खासकर कई मामलों में तो उसे इनएडमिसिबल भी माना गया है। ऑन द अदर हैंड कुछ मामलों में फॉरेंसिक प्रोसीजर या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या प्रिज्यूमेटिव एविडेंस जो है इनडायरेक्ट एविडेंस है, पर अगर उनके पर्सपेक्टिव में फैक्ट रिकॉर्ड पर है और उनसे लॉजिकल इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं तो उसके आधार पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। ऑल्दो द एक्सप्रेशन हियर से एविडेंस इज नॉट डिफाइंड, हियर से विटनेस को या एविडेंस को एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, पर एक मोटी मोटी बात है कि जिसको नॉलेज नहीं है पर वो किसी सेकंड सोर्स से या थर्ड सोर्स से जो है नॉलेज गेन कर रहा है, तो ऐसे विटनेसेस को सेकंड हैंड विटनेस या सेकंड हैंड एविडेंस कहा गया है और इसको कम अहमियत जो है कानून में दी गई है। एट दिस स्टेज इट मस्ट बी डिस्टिंग्विश दैट इवन विद रिगार्ड टू ओरल एविडेंस देयर आर सब कैटेगरीज। अगर हम बात करते हैं ओरल एविडेंस की भी तो वहाँ पर फिर सब कैटेगरीज हैं, या तो वो प्राइमरी हो या वो सेकेंडरी हो। प्राइमरी मीन्स उसने खुद ने देखो और सेकेंडरी मीन्स उसने किसी और से जो है इन्फॉर्मेशन गैदर की हो। और सेक्शन 61 ऑफ द इंडियन एविडेंस कहता है कि प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ पॉसिबल इधर बाय प्राइमरी एविडेंस और बाय सेकेंडरी एविडेंस, कि किसी भी पर्सपेक्टिव में जो कंसेंट डॉक्यूमेंट है उसको प्रूव कर सकते हैं या तो प्राइमरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस से। मेरा डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस एज प्राइमरी एविडेंस, जब कोई डॉक्यूमेंट एज अ प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है, इट विल हैव टू बी प्रूव्ड इन द मैनर लेट डाउन इन सेक्शन 67 to 73 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। जब कोई डॉक्यूमेंट एज अ प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है तो उसे प्रूव करना होगा, पर उसके लिए प्रोटोकॉल क्या है, सेक्शन 67 से सेक्शन 73 इंडियन एविडेंस एक्ट तक। मियर प्रोडक्शन मियर मार्किंग डज नॉट डिस्पेंस विद द प्रूफ। तो ये डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन तो साबित करना ही होगा, अगर साबित नहीं हुआ है तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट इनएडमिसिबल होगा। साबित करने के दो ही रास्ते हैं, या तो प्राइमरी एविडेंस हो और प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस के जो फॉर्मूलाज हैं उस पर जो है वर्क किया जाए। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं पैरा नंबर 43 के ऊपर। सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन द प्राइमरी एविडेंस टू मीन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। इफ द प्राइमरी एविडेंस इज अवेलेबल इट वुड एक्सक्लूड द सेकेंडरी एविडेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर डॉक्यूमेंट को या हर एविडेंस को प्रूव करना है प्राइमरी एविडेंस से, पर अगर प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल है तो वहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस अपने आप ही एक्सक्लूड हो जाएगी। और सेक्शन 63 जो है ये बात करता है सेकेंडरी एविडेंस की, और ये बात करता है कि अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो उस पर्सपेक्टिव में निम्नलिखित साक्ष्य जो है या निम्नलिखित एविडेंसेस जो हैं ये सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। या तो वो सर्टिफाइड कॉपी हो, copies made from original by mechanical process which in themselves ensure the accuracy of copy, and copies compared with such copies, and copies made from or compared with the original, या किसी डॉक्यूमेंट की काउंटर पार्ट हो, या कोई oral accounts हो of the content of a document given by some person who himself seen it, तो वहाँ पर ही जो है सेकेंडरी एविडेंस भी परमिसेबल होगी, अदरवाइज परमिसेबल नहीं होगी। सेक्शन 64 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेट दैट डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, कि डॉक्यूमेंट जो है प्राइमरी एविडेंस से प्रूव करो। अगर डॉक्यूमेंट एडमिट हो गया तो वहाँ पर उसके कंटेंट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है, इट बिकम्स अ कंक्लूसिव प्रूफ। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वंस सर्टेन एविडेंस इज कंक्लूसिव इट शट आउट एनी अदर एविडेंस विच वुड डिट्रैक्ट फ्रॉम द कंक्लूसिवनेस ऑफ दैट एविडेंस। कि एक बार आपने एडमिशन कर लिया इट बिकम अ कंक्लूसिव एविडेंस, तो वहाँ पर फिर जो अदर पैरामीटर हैं एविडेंस सेट के वो एक्सक्लूड हो जाते हैं। देयर इज़ अ प्रोहिबिशन फॉर एनी अदर एविडेंस टू बी लेट विच में डिट्रैक्ट फ्रॉम द कंक्लूसिवनेस ऑफ दैट एविडेंस, एंड द कोर्ट हैज़ नो ऑप्शन टू होल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट अदरवाइज व्हेन सच एविडेंस इज मेड कंक्लूसिव। और उस कंडीशन में कोर्ट को भी जो है उसे कंसिडर करना होता है। वंस अ डॉक्यूमेंट हैज़ बिन एडमिटेड, अगर डॉक्यूमेंट आपने एडमिट कर लिया है या उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो उसके कंटेंट भी जो है प्रूव करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिस संबंध में कई कानूनों को जो है रिलाई किया गया। बट द डॉक्यूमेंट कैन बी इम्पीच्ड इन एनी अदर मैनर, डॉक्यूमेंट इम्पीच्ड है तो उस कंडीशन में जो पैरामीटर हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के वो लागू होंगे, और उसको आपने एडमिट कर लिया है तो ऑन द ग्राउंड ऑफ एडमिसिबिलिटी उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो मोटा मोटा सार क्या है, द केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस relating to the documents may be given are stated in section 65 of the Indian Evidence Act, and while the protocol regarding the primary evidence is given in section 64 of the Indian Evidence Act, और इसके अलावा इन एविडेंस के संबंध में इंडियन एविडेंस एक्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनको देखना होगा और उनको पालना भी लेना होगा। तो आज के अध्याय में हमने एक बात समझी कि कोर्ट ने जो है एम्फेसाइज किया है एविडेंस के नेचर के ऊपर, कि अगर प्राइमरी एविडेंस है तो वो रिकॉर्ड पे होनी चाहिए, उससे आप साबित करो। प्राइमरी नहीं है
तो सेकेंडरी एविडेंस या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जो है साबित करो, पर सभी एविडेंस जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोटोकॉल पर खरी उतरनी चाहिए। अगर खरी नहीं उतरेगी तो किसी भी रूप में वो एडमिसिबल नहीं होगी। बल्कि हमारे लिए और बड़ा स्कोप बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर हम एक एक्सटेंसिव जिरे करें और विरोधाभास पैदा कर दें तो वहाँ पर निकलने के चांसेस हमारे लिए और बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, तो हमें घबराना नहीं है। अब अध्याय नंबर 6 में जो है हम पढ़ेंगे प्रिजम्पशंस थ्योरीज को, क्योंकि करीबन जजमेंट है 70 पेजेस का, 50 पेज जो है मैं लगभग कंक्लूड कर चुका हूँ। तो अगले 2 अध्याय में जो है मैं चैप्टर आपके कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद जो है हम एक स्पेसिफिक सेमिनार भी करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि आपके दिल में जो क्वेश्चंस हैं, जो डर हैं, उसको मैं निकालने वाला हूँ।